लिए अब आगे बढ़ते हैं मार्केट के टेक्निकल्स पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया। सुशील जी, गुड मॉर्निंग। क्या लग रहा है मार्केट को देखकर, एक डबल टॉप का रिस्क है या फिर ये मार्केट ऐसे चलता रहेगा? देखो, मार्केट का मतलब हम इंडेक्स से अगर बात कर रहे हैं तो इंडेक्स ने 2 घंटे के अंदर 300 पॉइंट का जो अपस्विंग दिया, उसके बाद लास्ट 4 दिन से इंडेक्स दोनों साइड धक्के खिला रहा है। और कोई बड़ी बात नहीं होगी कि अगर इंडेक्स में और भी कुछ 100 पॉइंट बढ़ जाए, पर जो बात मेन ये है, इंडिविजुअल स्टॉक्स या जिस तरह के स्टॉक्स पे लोगों की एक्सपोजर है, तो मार्केट से हमारा तात्पर्य ये है कि लार्ज कैप्स में, फ्यूचर्स में बहुत ही कोई गिनी चुनी अपॉर्चुनिटीज अब बची हुई लगती है जहां पे कोई सस्टेनेबल अप ट्रेंड मिल जाएगा। देखो अनुज, इस बात को समझाना जरूरी, इंडेक्स का वेरिएशन किसी एक घंटे में या एक दिन में या एक महीने में दो चीजों पे डिपेंड करता है। इंडेक्स के जो अंडर के 50 स्टॉक्स है उनकी मूवमेंट, और उन 50 स्टॉकों के जो को वेरियंसेस है। 2 घंटे में आपने सारे को वेरियंसेस को कंप्रेस कर दिया और इंडेक्स में एक आउटसाइज मूव आ गई, और फिर सारे स्टॉक्स अपनी अपनी टेरिटरीज में, अपनी अपनी ऑर्बिट में तितर बितर हो रहे हैं। तो लार्ज कैप्स में अगर एक ओएनजीसी में कोई नया बाई सिग्नल हमें मिल जाता है यहाँ पे, या अडानी के स्टॉक्स में क्लियर बाई सिग्नल्स लेके हम काम कर सकते हैं। बाकी के जो कि गिरते हुए स्टॉक्स में अगर एक रिबाउंड है, या बड़ी फजी मूव है, या अपोलो हॉस्पिटल का लास्ट फैग एंड मूव है। अगर हमने हिंदुस्तान लीवर 1900 में लिया कि 2900 में बेचेंगे, और 2900 का भाव आने के बाद वहां सेल सिग्नल आ गए, तो मैं सारांश में कहूं, लार्ज कैप्स में बहुत ही गिनी चुनी अपॉर्चुनिटीज नजर आती हैं जहां लेके कोई सस्टेनेबल अप ट्रेंड हमें हासिल हो जाएगा। वहीं बी ग्रुप के स्टॉक्स में, मिड कैप्स में अभी भी सस्टेनेबल अप ट्रेंड्स के कई नए नए ट्रिगर्स आ रहे हैं, और इंडेक्स अपने खेल तमाशे अपनी जगह करती रही। ओके, तो बी ग्रुप में फिर कौन से स्टॉक्स टॉप ऑफ द रेडार हैं सुशील? देखिए, केमिकल्स के स्टॉक्स में जो हम थोड़ा अर्ली बुलिश हो गए थे, अब उनमें एक एक करके अक्रॉस द बोर्ड नए ट्रिगर्स बनने लगे हैं। चाहे वो अब आप अल्काइल अमाइंस को ले लो या फाइन ऑर्गेनिक्स ले लो, कि इनमें भी अब एक्सप्लोसिव मूव शुरू होनी चाहिए। डिफेंस के स्टॉक्स जिस पे हमें परहेज था अनुज की बहुत भाग गए, करेक्शन देंगे, काफी हद तक करेक्शन हो गया है। कुछ कुछ वापस से नए ग्रीन शूट्स उनकी चार्ट्स पे एक दो नजर आने लगे। कुछ और सस्टेन करेक्शन बाकी के सेक्टर्स में हो सकता है, पर जैसे कोचिन शिपयार्ड में आज एक नया बाई सिग्नल आ गया, तो अगर ये भागेगा यहाँ से तो 50% की रिटर्न 2 महीने में आ जाए, ऐसे स्टॉक्स पे कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब एंजल ब्रोकिंग जैसे कल वापस एक्सप्लोड कर गया, टाटा एलेक्सी साइडवेज जिस पे हमारी पुरानी बाई है। अगर अगर मैं डिफेंस के अलावा और केमिकल्स के अलावा फर्टिलाइजर्स में अगर बात करें अनुज, विद इन द सेक्टर कई स्टॉक्स में रोटेशन हो रहा है। दीपक नाइट्राइट, दीपक फर्टिलाइजर्स, इनको जो हमने खूब तेजी करी, बहुत अच्छा पैसा मिला, और अब उनमें हमारे टेक प्रॉफिट सिग्नल्स आ गए। तो अब आपके मद्रास फर्टिलाइजर या ट्रावनकोर फर्टिलाइजर, इस तरह की जो छोटी फर्टिलाइजर कंपनीज है, वापस उनमें एक्सप्लोजन के चार्ट्स बन रहे हैं। तो विद इन द फर्टिलाइजर सेक्टर जो लैगार्ड्स थे, अब पैसा हम उस तरफ डालने के लिए अपने निवेशकों को सलाह दे रहे हैं, और जब बड़ी मलाई बन गई वहां से उतारे। जुआरी एग्रोकेम, आप चाहे 2 साल के व्यू पे ले लो, 1 साल के व्यू पे ले लो, अगले 2 महीने के व्यू पे ले लो, पैराबॉलिक मूव इस चार्ट में, तो वहां नेक्स्ट नया ब्रेकआउट है। तो सिलेक्टिव अपॉर्चुनिटीज हैं, सेक्टर रोटेशंस हैं, और बी ग्रुप और साइड मार्केट में अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है। ए ग्रुप एक बार डीपली सैचुरेटेड लगता है। सुशील, वैसे खैर आप से हम टेक्निकल्स पर बात करते हैं, लेकिन आप की पकड़ मार्केट पर टेक्निकल से ऊपर भी है, और मैक्रोज पर काफ़ी आप बड़ी पकड़ रखते हैं। जो बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ आया, जिस तरीके के सब्सक्रिप्शन मिले और जिस तरीके का पोस्ट लिस्टिंग का यहाँ पर मूव रहा, इसको आप मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में कैसे देखते हैं? देखिए, वो एक सदाबहार वीडियो है जसपाल भट्टी का, पीपी वाटर बॉल्स का आईपीओ। खैर, बजाज हाउसिंग और पीपी वाटर बॉल्स को हम नहीं कंपेयर कर सकते, पर इस वक्त बाजार में कितनी सारी पीपी वाटर बॉल्स भी हैं। पानी पूरी बेचने वाले की वाटर बॉल्स इंग्लिश में हो गई, और लंदन से उसने टाई अप कराया था। तो ये जो आईपीओ मार्केट में जो फ्रॉथ है, ये जो इब्यूलियंस है, यू नो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉजिटिव सेंटिमेंट जो है, ये खतरे का साइन होता है मुझे हमेशा। मतलब हर किसी स्टॉक को, हर किसी तरह की कंपनी को एक्सट्रीम और सब्सक्रिप्शन जो मिल रहे हैं, और जब जब मार्केट ने बड़े टॉप किए हैं, मैं ये नहीं कह रहा कल सवेरे टॉप आ गया या सारे स्टॉक्स टॉप हो जाएंगे, एक्स्ट्रापोलेट ना करे कोई भी, पर एक पुराना चिन्ह है ये। कम से कम 30 साल में तो मैंने हर बार ये देखा कि जब बड़ा टॉप आता है
तो ऐसी फ्रेंजी मच जाती है, मतलब जो भगदड़ मच जाती है ना, कि दर्शन ही नहीं मिलेंगे मंदिर में, शेयर ही नहीं मिलेंगे, वो वाली जो भावना आ रही है। तो ये वन ऑफ द की की सिग्नल्स है कि वी आर वेरी क्लोज टू अ सब्सटेंशियल करेक्शन टू बिगिन एनी टाइम। ये वीरू ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये मतलब मैडनेस वाला कॉन्फिडेंस है इसका। बिल्कुल। हम्म। वीरू, एक चीज़ बताऊं, मैं जसपाल भट्टी की बहुत याद आती है वैसे, अहेड ऑफ हिज टाइम, मतलब इतने ज़्यादा अहेड ऑफ हिज टाइम थे। और वो ये बिल्कुल सही है, वो पीपी वाटर वाटर बॉल्स, और वो क्या, रेड आई विद रेड आई ऑफ रेड लायन, रेड लायन, वो शेर सिंह के साथ जो कोलैबोरेशन हुआ था, वो वीडियो इस समय काफ़ी वायरल है वीरू। जसपाल भट्टी, मैं कल या परसों की बात है मेरे ख्याल से, इस लिस्टिंग से पहले वो वीडियो जो था ना, वो एक बार फिर से सोशल मीडिया पे काफ़ी घूम रहा था। अब वो नहीं है इस दुनिया में जसपाल भट्टी जी, लेकिन हाँ बिल्कुल आपने सही कहा कि वक्त से पहले बहुत कुछ वो आई थिंक छोड़ के गए थे। लेकिन अच्छा, ऑन सीरियस नोट आते हैं, मैं सुशील जी से एक प्रश्न पूछना चाहता था। एक बहुत पहले की सुशील जी आपकी एक कॉल थी, बीएससी, कल जब वो चल रहा था तो मुझे याद आ रही थी आपकी 3367। कल एक बड़ा मूव आया है यहाँ पर, अभी व्यू क्या है बीएससी पर? देखिए ऐसा है, एक व्यू ले लेना, एक भविष्यवाणी कर देना और एक सौदे में टिक के पैसे कमाना, ये सारी चीजें अलग है। तो अब यहाँ ये एक्सट्रीम जोन में आ चुका है स्टॉक। और हमारा जो नया दोबारा बाई भी जो उसके अंदर आया था, वहां से भी जो ट्रायंगुलर पैटर्न बनने के बाद ये जो लास्ट का 20% का उछला, इसको हम नहीं पकड़ पाए हैं। तो अब हमारे से भी छूट गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसलिए नेगेटिविटी पे है। पर अब यहां से इसमें नए सौदे करके कहाँ स्टॉप लॉस बने, क्या आपकी रिवॉर्ड रिस्क रेशियो बने, अब ये मैट स्पेकुलेशन के जोन में चला गया स्टॉक। जिसके पास है वो अपना संभाल के रखे, अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाए। पर मतलब अब तो हम भी इससे हार लिए, इसकी इसकी रफ्तार कहीं रुकी नहीं रही है। तो यहाँ नई एंट्री तो मैं करने की सलाह दे नहीं सकता। जिसके पास घर में माल, उसको बेचने की रीजन नहीं है, ट्रेंड स्ट्रांग है। तब 3950 पे भी एक रेजिस्टेंस हो, सब थ्योरेटिकल बातें हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए और जितना नसीब में उतना पैसा आ जाए, उसके बाद भूल जाओ स्टॉक। सुशील जी, अक्सर आपसे बात होती है आपकी बिग बोल्ड कॉल्स को लेकर, ऐसे ही आई मीन कमिटेड होके बैठने के लिए, जैसे बीएससी में बात हुई थी, लोअर लेवल्स पे कुछ अभी अच्छा नज़र आ रहा है आपको? देखिए जब वो ग्लैमर उनमें आएगा तब उन पे नजर पड़ेगी। पर ये जो केमिकल्स के स्टॉक्स में मैंने जैसे अनुज को दो नाम कहे, ये जुआरी, फाइन ऑर्गेनिक्स या अल्काइल अमाइंस, ये सब 3 4 5 बैगर्स बन सकते हैं ओवर ए टाइम। पर देखिए क्या है ना, वो प्रगति जो आएगी परिवर्तन आने के बाद, और परिवर्तन चलता है धैर्य के रथ पे। और धैर्य है नहीं, रातों रात अभी पैसा कमाने का मौसम है। पीपी वाटर बॉल्स चल रहा है मार्केट में, तो उसके अंदर कोई बोले कि साल भर का व्यू लेके अल्काइल अमाइंस ले लो, तो अभी हमारी बात मोस्ट बोरिंग लोगों में होगी। पर ठीक है, पैसा तो वही बोरिंग काम करके बनेगा, पीपी वाटर बॉल्स में नहीं। अच्छा, एक गोल्ड और सिल्वर पर आपने एक बहुत बुलिश व्यू लिया था, खासतौर से गोल्ड पर। अब इस मूव के बाद यहाँ पर क्या क्या व्यू बन रहा है? देखो अनुज, पूरे वर्ल्ड में ये जो मैक्रो कोरिलेशन है वेरियस मार्केट्स के, इंटर मार्केट है, कृपया पीसीआर से अनुरोध है कि एक बार गोल्ड की चार्ट मेरे स्क्रीन पे जो उसको दिखाए, तो इन कंटेक्स्ट हम बात करें। देखिए शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में यूजुअली क्रूड ऑयल और गोल्ड एक दूसरे के उल्टा चलते हैं। आप कोरिलेशंस निकाल के देखो। और और गोल्ड एक विशेष कॉन्ट्रैक्ट है जो सुपर एसेट की भी तरह बिहेव करता है और सुपर करेंसी की भी तरह बिहेव करता है। जब एसेट मार्केट्स में फियर आता है तो ये सुपर एसेट बन जाता है, और जब करेंसी मार्केट्स में फियर आता है तो ये सुपर करेंसी बन जाता है। तो गोल्ड की कोरिलेशन स्टडीज किसी भी दूसरी एसेट के साथ मच मोर कॉम्प्लेक्स हैं। सिंपल कोरिलेशन यहाँ काम नहीं करते। और जो थोड़ी स्टैटिस्टिक्स जानते हैं, लॉजिक प्रॉफिट रिग्रेशन लगाना जरूरी है। तो गोल्ड की चार्ट को एक तरफा डॉलर के साथ जोड़ना भी गलत है। वो रिस्क ऑफ रिस्क ऑन दोनों एसेट्स और करेंसी मार्केट्स दोनों के साथ ही काम करता है। तो गोल्ड की जो चार्ट पे हमने जो प्लॉट लगाया हुआ है, ये कॉम्प्लेक्स रैली जो है, कभी भी इसमें बड़ा पुल बैक जब आएगा तो हम इसमें तेजी का व्यू लेंगे। और यहां से गोल्ड में तेजी लेकर के हमें अब लगता है फंस जाएंगे। तो लास्ट के 1% 2% कमाने की कैलिबर न हमारे अंदर कभी आई ना वो आएगी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिटेल बिहेवियर है। लास्ट का 1 2% कमाने की कोशिश में अगला नीचे का 20% हाथ से निकलता है। तो गोल्ड सिल्वर में
जो ये बम्प अप है मुझे लग रहा है ट्रैप है। एट द सेम टाइम मनोज, जो कोनेंड्रम है ग्लोबल मार्केट्स में, कहीं ना कहीं ऐसी ताकत लड़ी पड़ी है कि सारे मैक्रोस को काम नहीं करने दे रही है। येन अगर इतना एक्सट्रीमली स्ट्रांग हुआ, जिसके ऊपर में इक्विटी मार्केट्स की धुलाई होती रहनी चाहिए थी, पर येन मजबूत होता चला गया और वॉल स्ट्रीट वापस रिबाउंड करे। डॉलर इंडेक्स अब यहां से जोर से अगर बढ़ेगा और यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड रेट दिखा नहीं रही है कि उसमें कोई सस्टेनेबल डिक्लाइन है, अभी कुछ बोल और वॉलेटिलिटी इंडेक्स भी अब स्पाइक हो रही है, तो अनुज यहाँ पे क्या है कि मैं सारांश में कहूंगा कि अक्लमंद के लिए अभी अक्ल मंद पड़ गई है। 1-2 दिन इस इवेंट को गुजरने देना पड़ेगा फेड को, और फिर देखना पड़ेगा सारे मैक्रो काम कर रहे हैं कि नहीं। यहाँ पूरी ताकत का खेल चल रहा है ग्लोबल मार्केट्स में, इंटर रिलेशनशिप्स काम नहीं कर रही है इस वक्त। बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया आपने अब, क्योंकि एक और रिस्क बन रहा है, डॉलर येन वापस 140 पर आ गया है। क्या पिछली बार जैसे अगस्त में जब उसने 140 ब्रेक किया था, एक बड़ी कैरी ट्रेड अनवाइंडिंग का रिस्क आया था, क्या दूसरी बार अगर ऐसा होगा तो फिर वही होगा या मार्केट अब पचा चुका है उसको? देखो, लास्ट 10 दिन में येन की लगातार जो मजबूती है, उसका प्रभाव एसेट मार्केट्स पर नहीं पड़ा, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो इक्विटी मार्केट्स हो, और साथ में क्रूड भी ऊपर बढ़ रहा है। तो कोरिलेशंस हैज बीन फेलिंग, ट्रेडिशनल कोरिलेशंस काम नहीं कर रहे, यानी कुछ ना कुछ नया होने वाला है। तो नया क्या होने वाला है पता नहीं है। देखिए, जब रिश्ते बदलते हैं तो उसके पहले वो इंसेंसिटिव हो जाते हैं। एक दूसरे के प्रति जब लोग इंसेंसिटिव हो जाते हैं, रिश्ते बदलने वाले हैं। तो सारी एसेट्स के रिश्ते जो है ना, इनसेंसिटिव हो रखे हैं लास्ट 8-10 दिन से, और ऐसे परिप्रेक्ष्य में बुद्धिमान आदमी ही बुद्धू बनेगा। तो यहाँ सोचना व्यर्थ है, थोड़ा इंतजार करना बेटर है। कौन सी इक्वेशंस, कौन से कोरिलेशंस कैसे दोबारा काम करते हैं। एक बार रॉन्ग राइट अपनी जगह होता रहेगा, बर्दाश्त नहीं, वहां स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा, और इंटर रिलेशनशिप्स को दोबारा से रीस्टेबलाइज होने के लिए हमें थोड़ा वेट करना। ओके सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज फॉर्म में थे आप, थोड़ा मैक्रो भी डिस्कस किया आपके साथ, मज़ा आया, और थोड़ी और बातचीत हो जाती है, लेकिन अब एक काम करते हैं, अब हमको